आपने भी गलती की मुझे हुक्म देकर। ना मैं फायर करता ना वो एनी की तरफ मिसाल फेंकते। बेवकूफ़, वो पहले ही इशारे इशारे में एक दूसरे को कह चुके थे कि उन्हें यही काम करना है जो वो करने आए। मत बोलो, उन्होंने एनी को ज़िंदा जलाने के लिए उस रसायन का छिड़काव कर रखा था। मैंने फायरिंग का हुक्म यही सोच कर दिया था कि शायद आदिवासी के मरने पर बाकी डर जाएंगे और भाग खड़े होंगे। मुझे तब पता थोड़ी ना था कि उन्होंने पहले ही उसे जलाने की तैयारी कर रखी है और वो रसायन तेजी के साथ आग पकड़ता है। टेरी वॉल्टर ने सहमति में सिर हिलाया। खैर, अभी सोचो कि गिंगो कहाँ है। एनी बेचारी को तो मरना ही था। अब न मरती तो 7 दिन बाद मर जाती, 5 दिन बाद मर जाती बेचारी। इसका इस उसकी मौत का अफसोस करता अलेक्जेंडर नहीं जान पाया कि वही गिंगो उसके अंदर भीतर करवटें ले रहा है। मैं देखता हूँ सर, कहता टेरी जीप से बाहर निकल गया। ये पेट नहीं, पता नहीं क्यों कुछ खिंचा खिंचा सा महसूस हो रहा है। शायद कब्ज़ हो रही है। पिछले 22 घंटों से टॉयलेट जान टॉयलेट जो नहीं गया। हेलीकॉप्टर में उड़ान जो भरता रहा। एक अलेक्जेंडर अपना पेट पकड़ता अनुमान लगाता बोला, इतनी बड़ी क्या बदकिस्मती थी उसकी कि वो नहीं जानता था। इससे बड़ी क्या बदकिस्मती थी उसकी कि वो नहीं जानता था कि मौत धीरे धीरे अंदर ही अंदर उसे उधेड़ रही है, उतरती जा रही है। 1 घंटे की मेहनत के बाद फौजियों को काफ़ी दूर जाकर चट्टानों के बीच फंसा एनी का शव मिला और वो उसे घसीट कर अपने कैंप तक ले आए और वो उसे उठाकर अपने कैंप तक ले आए। एनी का शव इस समय ज़मीन पर पड़ा था और तमाम फौजी उसके चारों तरफ लोहे की पोशाकें पहने खड़े थे। उसके अलावा भी वहाँ कुछ शख्स उसकी तमाम हरकतें देख रहे थे, पर फौजी इस बात से अनजान थे। अलेक्जेंडर ने टैरी को इशारा किया। टैरी अपना हेलमेट चेहरे पर चौकस करता एनी की तरफ बढ़ा। इसी दौरान ही तमाम फौजियों ने अपनी गनें चौकस कर ली। टैरी एनी के नज़दीक पहुंचकर घुटने के बल बैठा। फिर उसने काफ़ी दूर से अपना एक हाथ एनी के पेट पर थपथपाया। एनी के पेट में कुछ हलचल न हुई। टैरी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से उसका पेट थपथपाने लगा, पर गिंगो जब था ही नहीं तो निकलता वहाँ से कैसे निकलता वहाँ से। सर, टैरी अलेक्जेंडर से बोला, गिंगो नहीं है भीतर। कहीं एनी के अंदर मर ही ना गया हो सकता है भाग ही गया हो, मरा भी हो सकता है। अलेक्जेंडर ने अपना अनुमान लगाया। टैरी ने उसी पल एनी के संपूर्ण कपड़े उतारे और उसके शरीर का मुआयना करने लगा। फिर उसने टैरी को उलट पलट कर उन तमाम जगहों का मुआयना किया जहाँ से विंगो निकलकर भाग सकता था। सर, एनी के जिस्म में ऐसा कोई सुराख या चिन्ह नहीं है जो बताता हो कि विंगो उसके भीतर से निकल भागा है। हमें एनी का शरीर फाड़ना होगा। ये काम डॉक्टर्स का है, हम फौजियों का नहीं। इतना निर्मम काम हम नहीं कर सकते। वैसे भी हमें नैनी को जिंदा वापस लाने का और विंगो को ख़त्म कर डालने का हुक्म दिया गया था। वो हुक्म शुरू से ही गलत था। टैरी एतराज़ करता बोला, आप और हम शुरू से जानते हैं कि गिंगो के भीतर रहते एनी हमें कभी जिंदा नहीं मिल सकती थी। हम गिंगो को बाहर निकालने के लिए एनी के शरीर का कुछ भी करते तो उसने एनी के शरीर में सुराख करते बाहर निकल भागना था और ऐसे में एनी ने मर ही जाना था। हम उसे किसी सूरत जिंदा अमेरिका नहीं ले जा सकते थे। कमांडर, हमें एनी का जिस्म संगीनों से छेदना उधेड़ना होगा ताकि तस्दीक हो कि गिंगो एनी के भीतर मरा पड़ा है या वाकई भाग निकला। ये काम मैं बिना हाई कमान की आज्ञा लिए नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा दे सकता हूँ। फिर जीप के ड्राइविंग कंपार्टमेंट में अलेक्जेंडर घुसा। डैशबोर्ड पर दुनिया भर के कंप्यूटर उपकरण लगे थे। अलेक्जेंडर उन उपकरणों से छेड़छाड़ करने लगा। उधर टैरी एनी की लाश की बगल से उठा और उसके गिर्द गोल गोल घूमने लगा। एनी का शरीर नीचे टांगों और पेट से काफ़ी हद जल चुका था, जबकि ऊपरी धड़ कुछ सलामत था। उसकी शरीर आग और पानी की वजह से नीचे से काला और ऊपर से नीला नजर आ रहा था। तभी टैरी वॉल्टर एनी के सिर पर के पास उकड़ू बैठा और खोपड़ी का ऊपरी भाग टटोल टटोल कर देखने लगा। उसे आशंका थी कि कहीं गिंगो एनी की खोपड़ी ऊपर से तोड़ता ही बाहर निकलना भागा हो या दिमाग में ही ना घुस गया हो उसके ब्रेन में। उधर कैप्टन अलेक्जेंडर को अब तक अपने आर्मी चीफ से विचार विमर्श करने में लगा था कि एनी का क्या करे। इधर इनकार में सिर हिलाता टैरी वॉल्टर उठने लगा कि अनायास ही उसकी निगाहें सामने की तरफ आती झाड़ियों पर पड़ी। उसकी आंखें उसी पर फटती चली गई। वहाँ 2 आंखें घूरती नजर आ रही थी। खड़ खड़ खड़, तभी 2 आंखें गायब हुई और फिर कोई पीछे की तरफ भागता चला गया। उसके कदमों की आवाज़ें सूखी घास और बेल पत्तों पर गूंजती, पड़ पड़ तड़ तड़ करती बेहद रहस्यमय प्रतीत हुई।